हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज है 5 दिसंबर 2025 और आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका एक आइडिया आपको थंबनेल से हो गया होगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल चीता डे। तो इंटरनेशनल चीता डे को लेके प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया है वाइल्ड लाइफ लवर्स को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को। और यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल चीता डे है ये 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। इस दिन प्राइम मिनिस्टर ने जो चीता प्रोजेक्ट है उसको भी यहाँ पर अप्राइज किया है, उसको भी बताया है कि चीता प्रोजेक्ट कैसे हमने लॉन्च किया था 2022 के अंदर और किस तरह का प्रोग्रेस उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था इसको। और ऐसा माना जाता है दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। तो ये अपने आप में एक तरह का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है जहां ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता है इस वाइल्ड कैट का। सबसे पहले जो चीता है वो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उनको रखा गया है। इसके अलावा बोट्सवाना ने भी अनाउंस किया है। अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो बोट्सवाना के ऑफिशियल विजिट पर गई थी, तो वहाँ बोट्सवाना ने अनाउंस किया है कि 8 चीता जो है वो भी इंडिया को गिफ्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। जो फैक्ट आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इंटरनेशनल चीता डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 दिसंबर। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी डेट आपको याद रखनी है। 2022 में उसको लॉन्च किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जो सबसे पहले चीता है वो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आए थे और अभी रिसेंटली बोट्सवाना ने 8 चीता देने का अनाउंसमेंट किया है कि वो इंडिया को 8 चीता यानी कि 8 चीता जो है वो गिफ्ट करेगा। तो ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गगनयान। तो गगनयान मिशन को लेके अभी अभी सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे गए हैं और उसका जवाब देते हुए सरकार ने क्लैरिफाई किया है अबाउट दी गगनयान प्रोग्राम। तो देख लेते हैं गगनयान प्रोग्राम है क्या, किस तरह के फैक्ट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो गगनयान प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे तो गगनयान प्रोग्राम जो है वो एक तरह का स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसके अंदर 3 इंडियंस विल अबोर्ड दी स्पेस। 3 इंडियंस को स्पेस में भेजा जाएगा और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद ये जो इंडियंस हैं उनको वापस लाया जाएगा अर्थ के ऊपर। तो ये जो स्पेस प्रोग्राम है इसको गगनयान मिशन कहा गया है। इस प्रोग्राम का जो अनाउंसमेंट है वो 2018 में इंडिपेंडेंस डे का जो एड्रेस है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेड डेट इसकी 2025 थी लेकिन अभी इसको बढ़ा के ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर इंडिया इस प्रोग्राम को यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है तो उसके बाद इंडिया जो है वो जो एलिट क्लास है स्पेस एजेंसीज की उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक यूएस, रशिया और चाइनीज सिटीजन्स ही इस तरह का प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च कर पाए हैं। जो यूएस, रशिया और चाइनीज स्पेस एजेंसी ही इस तरह का प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च कर पाए हैं। याद रखना है आपको, तो इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है तो लगातार सवाल जवाब होता रहता है सरकार से। तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी सवाल पूछा गया है और सरकार ने उसका जवाब दिया है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेके गवर्नमेंट जो है किस तरह के इनिशिएटिव्स चला रही है, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलता है। तो अगर इंडिया की स्टैंडिंग की बात करेंगे यहाँ पर तो इंडिया जो है वो अगर न्यूक्लियर सोर्सेज को हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर जो है वो 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। और ऑलमोस्ट 3% के आसपास जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि 2027 तक यानी कि 2047 तक इंडिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगा वाट तक एक्सपेंड करेगा। तो ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इस समय की अगर बात करेंगे तो इस समय इंडिया के अंदर 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं। बाकी प्लानिंग फेज में बहुत सारे रिएक्टर्स हैं। और ये जो 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो हमें 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। टोटल जो कैपेसिटी है अभी इंडिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वो है 8880 मेगा वाट।
तो ये डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करेंगे, कई पीसीएस एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वैसे ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर भी आप इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स का यही फ़ायदा है कि सिर्फ करंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं सिर्फ उनके साथ अवेयर नहीं करता है वो आपको, इसके अलावा जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसको भी रिवाइज करने में आपकी मदद करता है। तो न्यूक्लियर पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। थर्ड है कलपाकम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, आपको गैस करके बताना है कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। और लास्ट है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। अगर लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो वो है तमिलनाडु का कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर ओल्डेस्ट की बात करेंगे, सबसे पुराने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे या इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो वो हमें तारापुर पावर प्लांट देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर। याद रखना है ये फैक्ट आपको। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके भी डेवलपमेंट्स या जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिलती है। पहली एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। ये जो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है ये एक आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है और एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन दी स्पेशल फोर्सेस ऑफ टू नेशन दैट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली ये जॉइंट एक्सरसाइज देखने को मिलती है। ये एक्सरसाइज जनरली एनुअल बेसिस पर हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करती है। इस एक्सरसाइज का जो शुरुआत है वो 2012 में हमें देखने को मिलती है। 2012 में इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज का 10th एडिशन हमें देखने को मिलता है जो कि हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है और आपको बताना है कि श्रीलंका के साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज गरुड़ 25। तो दोनों का नाम जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन दोनों एक्सरसाइज अलग अलग हैं। तो एक और एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है गरुड़ 25। 25 मतलब 2025 को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एक्सरसाइज है वो एयर एक्सरसाइज है। तो इससे पहले एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के बारे में हमने देखा था जो कि एक आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज थी। दोनों आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर एक दूसरे के साथ ड्रिल्स वगैरह करती हैं। वहीं अगर हम लोग एक्सरसाइज गरुड़ की बात करेंगे तो ये एक एयरफोर्स बेस्ड एक्सरसाइज है जो हमें देखने को मिलती है। इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन जो है फ्रांस के अंदर अभी कन्वीन हुआ है। इसका जो पहला सेशन है, पहला जो कन्वेंशन है वो हमें 2003 में देखने को मिलता है ग्वालियर के अंदर। तो ग्वालियर के अंदर ऐसी पहली एक्सरसाइज हुई थी और उसके बाद लगातार इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें देखने को मिलती है ना। तो गरुड़ के अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं। जैसे वरुण एक्सरसाइज हो गई। तो वरुण जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है। यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ की जो नेवीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो शेयर करती हैं। वहीं शक्ति जो है वो आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है और दोनों ही जो आर्मीज़ हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है तो ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है जहाँ दोनों ही कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है, या सॉरी ये यहाँ पर ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। यहाँ पर इंडिया, फ्रांस और यूएई तीनों ही कंट्री की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बायलैटरल एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज गरुड़ हमने पढ़ लिया है जो कि एयरफोर्स बेस्ड एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है वरुण जो कि नेवल बेस्ड एक्सरसाइज है और तीसरी एक्सरसाइज है शक्ति जो कि आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है। इसके अलावा ये दोनों कंट्रीज एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। याद रखना है आपको। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री जन मन स्कीम। तो प्रधानमंत्री जन मन स्कीम जो है उसको लेके भी सरकार ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है पार्लियामेंट के अंदर।
और इस स्कीम को 15 नवंबर 2023 यानी कि 15 नवंबर 2020 को 2023 को इसको लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट ऑफ 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में हमें देखने को मिलते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब ये जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी को एसटी कहा गया है, जैसे मान के चलिए ये ट्राइबल कम्युनिटी हो गई। तो सारे ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का जो कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल कैटेगरीज को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रखा जाता है। और उस शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में भी एक स्पेशल कम्युनिटी है जिसको पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। ये ऐसा ट्राइबल ग्रुप है, ये ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है ना, एसटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। और एक कमीशन यहाँ पर बनाया गया था 1973 में। ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और उस कमीशन का नाम है देवर कमीशन। तो देवर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेके। और इस कमीशन के अनुसार जो है 4 फैक्टर बताए गए हैं जो जो यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप जो है वो इस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। तो सबसे मेन फैक्टर है वो है डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेटेड पॉपुलेशन। तो अगर किसी ट्राइबल ग्रुप का पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन कर रहा है या स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा है, तो उस केस में उस ट्राइबल कम्युनिटी को पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी का जो टेक्नोलॉजी है वो प्री एग्रेरियन एरा का है, यानी कि वो लोग जो एग्रेरियन हल वगैरह जो होते हैं उसको चलाना भी नहीं जानते हैं, तो उस कैटेगरी को इस कम्युनिटी के अंदर रखा गया जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हमें देखने को मिलती है तो अभी इसके अंदर रखा जाता है। लो लिटरेसी जो है वो भी इसका एक फैक्टर है। तो 4 फैक्टर्स के ऊपर जज किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि उनको इस कैटेगरी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, प्री अग्रेरियन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और चौथा है लो लिटरेसी। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर जज किया जाता है कम्युनिटीज़ को। टोटल 75 पीवीटीजी जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं 18 स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जिसमें से उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पीवीटीजीज हमें देखने को मिलती हैं, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि बिहार के अंदर कितनी पीवीटीजी ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।